नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। पंजाब में हुकूमत साजी का अमल जो है वो तकमील के मराहल में जा चुका है और जो वज़ारत आला का ताज है वो मरियम बीबी के सर पर सजाया जा चुका है। अपोजिशन जो है उन्होंने उसको कबूल नहीं किया और जो वहाँ पे पार्लियामेंट में हुल्लड़बाजी हुई, जो शोर व गोगा बुलंद किया गया, उससे नज़र यूँ आता है कि वो जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको अंडर प्रेशर रखने का अंदिया दे चुके हैं। अपोजिशन इस बात का ऐलान कर चुकी है जो कि जिसकी अक्सरियत पीटीआई और कुछ दूसरी जमातों पर मुश्तमिल है कि हम इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे, यानी कि अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं। इसी तर्ज अमल का मुजाहरा खान साहब ने किया जहाँ से ये क्राइसिस शुरू हुआ और डीप होता चला गया। अब जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है कि दोनों फ्रीक एक दूसरे पर जो है वो हमले करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत जो है वो भी अपोजिशन की तर्ज पर ही उनको ईंट का जवाब पत्थर से देगी। अब यही तर्ज अमल अपोजिशन वाले जो हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे और खान साहब ने जिस तरह उनकी ट्रेनिंग की है वो ट्रेनिंग अब जो है वो सर चढ़कर बोलेगी। खान साहब को जब कहा गया था कि आप दूसरे जो मुखालफिन हैं उनके नाम न बुलाएं, उनको बुरे नामों से न बुलाएं और उनके साथ जो आप डायलॉग या जो बात करते हैं कहते हैं वो किसी न किसी लिहाज से किसी न किसी लेवल पे इखलाकी दायरे के अंदर रहनी चाहिए। तो उन्होंने जवाब ये दिया था एक अखबारनवीस को कि मुझे ऐसा करने से रात को नींद अच्छी आती है। तो उन्होंने ये कहा कि दूसरे लफ्ज़ों में कि वो अगर ऐसा ना करें अपने मुखालफिन के साथ, उनको आड़े हाथों ना लें तो उनकी रात की नींद जो है वो ख़राब हो जाती है। इसी तरह पे उन्होंने अपने कारकुनों की तरबियत की है कि वो मुखालफिन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये नौजवान और पढ़ा लिखा तबका है, लेकिन जब उनका तर्ज अमल देखा जाता है कि वो किस तरह ट्रोलिंग करते हैं और सोशल मीडिया पे और जो मुखालफिन हैं उनके साथ क्या सलूक करते हैं, वो जो है वो किसी भी तरह से किसी भी अखलाकी मेयार पर पूरा नहीं उतरता। तो खान साहब ने उसकी पूरी आबियारी की है और उनके इर्द गिर्द जो लोग थे जो इकट्ठे हुए वो भी आपके सामने हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता सबका। तो वो सब के सब लोग, उनकी क्वालिफ़िकेशन ये थी कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से मुखालफिन पर हमला आवर होगा वो उसी लिहाज से वो खान साहब की कुर्बत हासिल करेगा। तो आपने ये देखा होगा कि जो भी अग्रेसिव तबीयत रखने वाले लोग थे या अग्रेसिव तर्ज अमल अख्तियार रखने वाले लोग थे वही खान साहब के करीब जो है वो काबिल एतमाद ठहरे और उनका जो हल्का था, जो हल्का अरबाब था, जो उनके इर्द गिर्द हर वक्त मंडलाता रहता था, वो ऐसे ही लोगों के पर मुश्तमिल था कि जो एक दूसरे से सबकत ले जाने की दौड़ में लगे थे कि जो हमारे मुखालफिन हैं उनके ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा सख्त ज़बान कौन इस्तेमाल करेगा। तो खान साहब ने उसको मज़ीद महमेज़ बख्शी और उसको जो अखलाकी जो गिरावट थी उसको मज़ीद जला बख्शी और उसको आगे बढ़ने दिया या बढ़ाया। अब देखना ये है कि अब ये जो तर्ज अमल है कि हम नहीं तो कोई भी नहीं, ये तर्ज अमल हमें कहाँ तक लेके जाता है। अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाएं तो इसकी इब्तदा जो है कि हुकूमत को नहीं चलने देना और दूसरी हुकूमत जो मुखालफिन है अगर वो कहीं भी बनाते हैं फेडरल में तो उसको कैसे नाकाम करना है, अगर हिस्ट्री में जाएं तो इसकी इब्तदा जो है वो नवाज शरीफ साहब से हुई थी जब उन्होंने पहली बार फेडरल मरकज़ में बेनज़ीर की हुकूमत बनी थी 88 में। तो पंजाब में नवाज शरीफ साहब ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी और उसके बाद उस गवर्नमेंट को कायम रखने के लिए छांगा मांगा की सियासत का दौर शुरू हुआ कि जहाँ पे जो पंजाब असम्बली के मेंबरान थे उनको किस तरह से भेड़ बकरियों की तरह हाँका जाता था और फिर जो हमारे रेस्ट हाउसेस हैं उनमें वहाँ उनको कैद करके रखा जाता था ताकि वो किसी और पार्टी के साथ राब्ते में ना आ सकें और जो नॉन कॉन्फिडेंस की जो मूवमेंट है, अदम एतमाद की जो तहरीक उनके ख़िलाफ़ आती थी
उसको कैसे नाकाम बनाया जा सकता है। तो वो उसको नाकाम बनाने के लिए इन तमाम मेंबरान को शदीद तरीके से जो है वो उनकी हिफाजत की जाती थी और उनको दूसरे लफ्ज़ों में तकरीबन नज़रबंद ही कर दिया जाता था। और बेनज़ीर की हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए नवाज शरीफ ने अपने तमाम जो वसाइल थे वो इस्तेमाल किए। और ये सिलसिला अब जो मिसाके 99 तक, यानी कि आप समझ लें कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा कि एक बार जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती थी और उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत आती थी। तो ये नवाज शरीफ का तीसरा दौर था जिसमें मुशर्रफ ने उनको पाबंद सलासल किया और मार्शल नाफिज किया। उसके बाद उन दोनों ने ये महसूस किया कि हम आपस में लड़ते रहेंगे और तो उसके नतीजे में हमारे दोनों के हाथ कुछ नहीं आने वाला और हम बारी बारी जेलों में भी जाते रहेंगे, तो क्यों ना हम आपस में इत्तेहाद कर लें। तो इन्होंने मिसाके जमहूरियत जो है उसको लंदन में बैठकर इन्होंने उसको साइन किया। यानी एक किसी न किसी लेवल पे अपनी सेंस का मुजाहरा किया कि हमें जो है आपस में लड़के जो है वो एक दूसरे को सिवाय नुकसान पहुंचाने के हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता। अब जो है इमरान खान साहब उन्होंने जो नारा लगाया है वो नारा बड़ा ही दिलचस्प है। अगर उसको शॉर्ट लफ्ज़ों में बयान किया जाए कि इमरान खान की सियासत क्या है, तो वो ये कहना चाहते हैं या जो बांगे दोहल कह रहे हैं कि मैं अनल हक हूँ, यानी मैं ही हक हूँ। इन शॉर्ट वर्ड्स अगर कहा जाए तो ये टर्म शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरे, लेकिन उनका जो सारी फिलॉसफी है सियासत की कि जो मेरे साथ है वही सही है, जब तक वो मेरे साथ नहीं तो वो बिल्कुल हक के मुखालिफ है, वो दूसरी तरफ खड़ा है, वो शैतानी साइड पे खड़ा है, वो चोरों के साथ खड़ा है, वो डाकुओं के साथ खड़ा है, वो इत्तेसाली तबके के साथ खड़ा है। और अगर वो मेरे साथ आ जाता है तो उसके बाद वो ठीक है। तो अगर जो मेरी फ़िलासफ़ी है वो हक़ की फ़िलासफ़ी है, मैं हक़ के साथ खड़ा हूँ, मैं रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ, और बाकी जो मेरे मुखालफीन हैं वो दरअसल रियासत मदीना को बनाने में मज़ाहिम हैं। तो ये असल में उनकी जो पूरा जो मतमा नज़र है या जो उनका सियासत का जो महवर है वो यही एक नुक्ता है। और मुझे यूँ लगता है कि वो अपने आप को इसी तरह बावर भी करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो जब ये बात कहते हैं तो वो अंदर से ये समझते हैं, वो अपने आप को जानते हैं कि वो जो है वो लोगों को धोखा देने के लिए या लोगों को जो है वो एक गलत चीज़ या एक गलत प्रोजेक्शन के लिए वो ये बातें कह रहे हैं, या लोगों को धोखा देने के लिए या उनको डिसीव करने के लिए या उनको एक डिफरेंट पिक्चर दिखाने के लिए अपने तय वो ये समझते हैं बात को कि वो जो कुछ कह रहे हैं ये किसी सियासी मकसद के लिए कहा जा रहा है। लेकिन खान साहब के अंदर जो सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है, मुझे कुछ यूँ लगता है कि वो ये समझते हैं कि अंदर से वो ये समझते भी हैं कि वो हक हैं। डजेंट मैटर कि हकीकत क्या है या वो हकीकत से कितनी दूर हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन कुछ लोग इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि वो यही समझते हैं कि वो जो कुछ कह रहे हैं वही हक है, यानी उसके ऊपर खुद भी यकीन कर लेते हैं। जब वो उस पर यकीन कर लेते हैं तो फिर उनको उस यकीन से हटाना या उससे निकालना नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए अब जो उनका तर्ज अमल है इमरान खान का, उस वक्त तक मुफाहमत की तरफ नहीं कभी भी बढ़ेगा जब तक के सारे लोग जो कि नामुमकिन है वो उनकी तरफ आगे खड़े ना हो जाएं। जब वो उनको अपना लीडर ना तस्लीम कर लें कि जब तक वो हयात हैं, वो ये चाहते हैं कि ताहयात उनको लीडर इसलिए तस्लीम कर लिया जाए कि वो रियासत मदीना जहाँ बनाना चाहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वही हक की आवाज़ हैं, या आप दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि अनल हक हैं। तो इसलिए अब अगर जो भी उनके मुखालिफ खड़ा होगा तो वो हक के मुकाबिल खड़ा होगा, और जो कोई भी हक के मुकाबिल खड़ा हो उसको नेस्तो नबूद किया जाना जो है वो अवलीन तरजीह बन जाता है। तो खान साहब और उनकी सियासत यही है कि मैं ही हक हूं और इसके बाद सब कुछ बातिल है जब तक कि वो मेरी सपोर्ट में खड़ा ना हो जाए। तो इसलिए अब वो उनकी सियासत जो है अब इसी गिर्द घूमती रहेगी, क्योंकि वो ये बात अपने तय उस पर यकीन भी रखते हैं। यही एक ख़तरनाक नुक्ता है जिसको कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो समझ चुकी है, और वो किसी भी सूरत में इमरान खान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये समझती है और वो ये जानती है कि इमरान खान को किसी भी तरह इस जो उनका ख्याल है या जो उसका यकीन है, बल्कि ख्याल नहीं यकीन है खान साहब का कि वो हक हैं और वो हक पर हैं और बाकी सब जो हैं वो बातिल हैं,
उनको इस ख्याल से हटाया नहीं जा सकता। उनको वो अब ये उनके ईमान का हिस्सा बन चुका है। अब उसको इससे कहीं ना दूर किया जा सकता है ना हटाया जा सकता है। ये अब आगे ही बढ़ता चला जाएगा अमल। और जब कोई ये शख्स इस यकीन की हद को पहुंच जाए तो उसके हाथों जो तबाही आने के इम्कानात रोशन हो जाते हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता। ये एक अलग चीज़ है कि अवाम में वो पॉपुलर है, अवाम उन्हें पसंद करते हैं, उसकी कई वजूहात हैं, उसकी वजूहात पे अलग से डिस्कशन हो सकती है। लेकिन हकीकत यही है कि इमरान खान साहब के नज़दीक सच और हक वही है जो वो कहते हैं, जो वो सोचते हैं, बाकी सब कुछ बातिल है। अब इस तर्ज अमल के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं कि वो हुकूमत को चलने नहीं देंगे। उनका मौक़िफ़ ये है कि उनके साथ इंतखाबात में धांधली हुई। इंतखाबात में धांधली पहले भी होती रही है और जो प्री पोल रिगिंग है मेरे नज़दीक वो सबसे बड़ा जुर्म वो होता है। और पोल वाले दिन रिगिंग जो है वो बड़ा एक मुश्किल और टेक्निकल अमल होता है और वहाँ पे एक लिमिट तक जो है वो धांधली की जा सकती है। उसमें जिसमें जो वोट ज़ाया करने और वोट मोहरें लगाकर आप वोट ज़ाया कर देते हैं, सबसे ज़्यादा कामयाब तरीका वो है। लेकिन आप वो वोट भी एक लिमिट तक ही ज़ाया कर सकते हैं, क्योंकि अब जिन हलकों में ज़्यादा वोट इन्होंने ज़ाया किए हैं या लोगों ने किए हैं या किसी और ने किए हैं, वो भी लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि किसी हलके में 16,000 वोट भी ज़ाया हुए हैं। वो एक तरीका समझ में आने वाली बात है। लेकिन ये जो परसेप्शन फैलाया जा रहा है कि 50,000 वोटों की लीड थी और उसको जो है वो आरओस के ज़रिए से उसको बुलडोज कर दिया गया, ये एक बड़ा ही पेचीदा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। इसको हम अच्छी तरह से अगर देखें तो ये तकरीबन कहीं भी वेरीफाई किया जा सकता है या हो सकता है। ये एक अलग बहस है कि क्या हुआ इलेक्शन में, तो ये हमेशा से होता है, हर इलेक्शन में होता है। प्री पोल रिगिंग ज़्यादा होती है, रिगिंग और जो इलेक्शन है उस दिन भी कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे रिगिंग होती है और इलेक्शन के बाद भी कुछ ना कुछ रिगिंग का कुछ ना कुछ रोल रहता है, लेकिन एक लिमिट के अंदर वो सारा कुछ होता है। अब अगर खान साहब को अगर आप फेयर इलेक्शन करा दें और उसके बाद उनकी 10, 15, 20 सीटें बढ़ भी जाएं तो वो उस बात को भी नहीं मानेंगे। पीटीआई उसको तस्लीम नहीं करेगी। आप जितने मर्जी फेयर इलेक्शन भी करा लें, आप फेयर इलेक्शन करा लें, उनको 120, 25, 30 सीटें दे दें, वो फिर भी नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि धांधली हुई है, क्योंकि जो उनके वोटर हैं वो भी उसी इंतहा पर पहुंच चुके हैं। उनके नज़दीक खान साहब ही इस मुल्क की जो मसाइल हैं और जो उसको निकालने का सबसे बड़ा काम वही कर सकते हैं। और लीडर भी इनफैक्ट उनकी नज़र में पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा के वही हैं। इसके अलावा उनको कोई लीडर जो है वो नज़र नहीं आता, बल्कि वो ये कहना चाहते हैं अगर उनका बस चले, जो पीटीआई के वोटर्स हैं, जो उनके हमायती हैं, कि अगर उनका बस चले तो वो ये कहें कि कायद-ए-आज़म से भी बड़े लीडर जो हैं वो खान साहब हैं। अब उनकी जो तर्ज़ सियासत है, जो उनका जो 4.25 साल की हुकूमत है, अगर उसको आप सामने रख के कोई बात करे और उसको सुबह से लेकर शाम तक उनके वोटर्स को गिनाते चले जाएं कि उनकी जो हुकूमत थी 4.25 साल की वो कितनी डिज़ास्ट्रस थी, तो वो किसी भी बात को कोई भी वोटर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अब इस डेडलॉक के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, इसके लिए अब दुआएं ही की जा सकती हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो ऐसे लगता है कि वो ऑटो पायलट पर हैं और वो इसी तरह चलेंगी जिस तरह अभी तक चल रही हैं या चलाई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम।